नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज राजस्थान के विविध प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना रहेगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आप पहली बार पढ़ेंगे, और उसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार प्रत्येक एग्जाम में, लगभग एग्जाम में, एक वर्ष में अगर 10 एग्जामें आयोजित होती हैं तो उसमें से लगभग 7 से 8 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, हम जल्द ही YouTube पर लाइव आने वाले हैं। वहाँ पर आप अपने तैयारी का आंकलन भी कर सकते हैं। मुझे आप बता सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मेरे देने से पहले आपसे पूछा जाएगा और वहाँ आपका खुद का आंकलन होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इसलिए हम जल्द ही लाइव आने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल से। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही मुझे बताते रहें कि क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा है। कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी मुझे जरूर देते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं देर ना करते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, निम्न में से कौन है जो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध रही है? तो वह दोस्तों कौन है? तो ये बड़ा जाना पहचाना सा क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये कौन है? ये उमादे है। कौन है? उमादे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताता हूँ उमादे कौन थी। तो दोस्तों, रानी जो उमादे हैं वो जैसलमेर के राव लूणकरण, जैसलमेर के रावल लूणकरण जो है, लूणकरण की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? लूणकरण की पुत्री। और किन के साथ विवाह हुआ? जोधपुर के शासक राव मालदेव के साथ। मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक हैं राव मालदेव के साथ उनका विवाह हुआ। तो इसका मतलब राव मालदेव की ये रानी थी। लेकिन इन दोनों के मध्य किसी बात को लेकर मतभेद हुआ और उससे उमादे है वो उनसे रूठ गई और रूठ के ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई। कहाँ चली गई? तारागढ़ दुर्ग में। आजीवन रूठी रही, इसलिए इतिहास में रूठी रानी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। और जब राव मालदेव का निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो ये कौन? उमादे जो है उनके साथ क्या हो गई? सती हो गई। क्या हो गई? सती। दोस्तों, यहाँ बहुत से क्वेश्चन एक साथ हैं। रूठी रानी मूल नाम उमादे था, किनकी पुत्री थी? जैसलमेर की रावल लूणकरण की पुत्री थी। किनकी पत्नी थी? राव मालदेव की पत्नी थी। रूठने के बाद कौन से दुर्ग में गई? तारागढ़ अजमेर में। ठीक है, तो ये दुर्ग कहाँ स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। और ये अंत में राव मालदेव के साथ क्या हो गई? सती हो गई। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से था? कि इसमें से कौन से वर्ग का संबंध रहा है? किस प्रथा से? त्याग प्रथा से संबंध रहा है। तो वो कौन सा था? वो क्षत्रिय वर्ग था। कौन सा वर्ग था? क्षत्रिय वर्ग था। दोस्तों, ये जो त्याग प्रथा है इसके अंतर्गत राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर दूसरे राज्यों से चारण, भाट, ढोली जो है आदि आकर लड़की वालों से मुंह मांगी। क्या? मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। क्या मांगते थे? मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। इससे लड़की वालों की स्थिति काफी क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। क्या हो गई थी? दयनीय। ठीक है, क्योंकि एक तो लड़की का विवाह करना और साथ ही चारण, भाट और ढोली जो लोग हैं इनको मुंह मांगी कीमत देना, इसकी वजह से लड़की वालों की कहने का अर्थ है कि उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता। ठीक है, 1841 ईस्वी में क्या होता है? 1841 ईस्वी में जोधपुर में और 1844 ईस्वी में बीकानेर और जयपुर में इस त्याग प्रथा के विरुद्ध क्या पारित कर दिया? एक कानून पारित कर दिया कि इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक समाज के लिए, एक समाज को खोखला करने वाली या समाज के लिए ये कुरीति थी। इसकी वजह से मतलब परिवार की आर्थिक जो स्थिति है वो कमजोर हो जाती। ठीक है, और इसीलिए त्याग प्रथा का क्या कर दिया? अंत। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए कि जोधपुर राज्य ने कब निषेध किया? 1841 में। और इसी के साथ जयपुर और बीकानेर ने इसे कब निषेध किया? तो 1844 में। कौन से समाज? क्षेत्रीय समाज से संबंध था। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, सागड़ी प्रथा का निम्न में से अन्य नाम
क्या है। ठीक है, सागड़ी प्रथा का इनमें से दूसरा नाम और क्या है, तो वो था दोस्तों क्या, बंधुआ मजदूरी प्रथा। बंधुआ मजदूर प्रथा को सागड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता था दोस्तों, इसमें जो महाजन लोग होते थे, कौन लोग, महाजन लोगों के द्वारा ऐसे लोग जो कमजोर थे, आर्थिक स्थिति उनकी क्या थी, कमजोर थी, उन कमजोरों को राशि उधार देते थे। अगर किसी गरीब व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती तो वो किन से उधार लेते थे, महाजन लोगों से उधार लेते। उसके बदले महाजन इन कमजोर वर्ग के लोगों से क्या करता था, ब्याज लेता था। ठीक है, और ब्याज यानी उस ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति, मतलब उस वर्ग के व्यक्ति या उसके किसी भी परिवार के किसी सदस्य को ये महाजन अपने घर पर नौकर की तरह रखता था, इसकी तरह नौकर की तरह रखता था। इसी प्रथा को क्या कहा जाता है, बंधुआ मजदूर प्रथा कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ उसे कर भी चुकाने पड़ते थे। जब तक उसका ली गई राशि पूरी नहीं हो जाती तब तक वो व्यक्ति महाजन के घर पर नौकर के रूप में काम करता रहता था। ठीक है, ये बंधुआ मजदूर प्रथा थी। ये कैसी प्रथा थी, ये सागड़ी प्रथा थी। दोस्तों ये जो है ये भी एक प्राचीन एक सामाजिक कुरीति थी। चलो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे, साथ ही पढ़ाने का तरीका कैसा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ऐसे ही अगर आप प्रतिदिन मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदुओं की सामाजिक व धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं, कि हिंदू धर्म जो है उसमें सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में एक व्यक्ति के कितने संस्कार संपन्न होते हैं, तो उस व्यक्ति के कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 16। मतलब गर्भधारण से लेकर, मतलब जब गर्भधारण है उस गर्भधारण से लेकर उसकी मृत्यु तक यानी अंत्योष्टि तक के विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 16, जिनको हम 16 संस्कारों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 16, वे गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, अंत्योष्टि तक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, कि इनमें से वह कौन सा संस्कार है। जब एक बालक पहली बार अपने गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने जाता है तब कौन सा संस्कार इनमें से किया जाता है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा संस्कार होता है, वह होता है यज्ञोपवीत। कौन सा होता है, यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है ये क्या होता है, ये उपनयन संस्कार होता है। कैसा संस्कार होता है, ये उपनयन संस्कार होता है। इसमें एक बालक अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता है, विद्या का आरंभ करता है, पहली बार गुरु के पास जाता है, उस संस्कार को हम यज्ञोपवीत या उपनयन कहा जाता है। यज्ञोपवीत को उपनयन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विवाह के समय वधू के लिए यानी वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए जो कपड़े और आभूषण ले जाए जाते हैं उनको अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं बरीवेश। क्या कहते हैं, उनको बरीवेश के नाम से जाना जाता है। कि वर पक्ष के जो होते हैं वो वधू के लिए कुछ कपड़े और कुछ गहने, कुछ आभूषण, कुछ जेवर बनवा कर देते हैं, जिनको दोस्तों बरी पड़ला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बरी पड़ला के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों आते हैं, क्योंकि ये हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं और ये प्रत्येक एग्जाम की सिलेबस में भी होते हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में बढार क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में बढार क्या है, तो बढार कहते हैं सामूहिक प्रतिभोज को। क्या कहते हैं, कि विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें वर पक्ष जो होता है, ये वर पक्ष, दूल्हा पक्ष जो होता है अपने सगी संबंधियों को भोजन करवाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बढार कहते हैं या फिर सामूहिक प्रतिभोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो होता है राजस्थान में बढार, सामूहिक प्रतिभोज।
अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल क्या है? कि मध्यम युगीन राजस्थान के सामाजिक और धार्मिक जीवन के संदर्भ में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एक शब्द काम में लिया जाता है, क्या होता है? पंचकुल। पंचकुल क्या होती थी? तो उस समय पंचकुल ग्रामीण परिषदें होती थी। क्या होती थी? ग्रामीण परिषद। दोस्तों, पंचकुल एक स्थानीय संस्था होती थी जिसे अपन क्या कह सकते हैं? अर्ध सामाजिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अर्ध सामाजिक इसको कह सकते हैं, अर्ध राजनीतिक इसको कहा जा सकता है। किसको? पंचकुल को। अर्ध सामाजिक, अर्ध राजनीतिक एक हम क्या संस्था इसको कह सकते हैं। पंचकुलों का प्रमुख कार्य भूमि से संबंध होता था। ये भी ध्यान रखना कि पंचकुल का संबंध है तो दोस्तों किससे होता था? भूमि से उनका संबंध होता था, जिसमें भूमि को आपस में बदलना, उसका नाम देना, उपज की व्यवस्था करना आदि कार्य किसके तहत किए जाते थे? पंचकुल के तहत किए जाते थे। समझ गए बात को? तो सरकार के द्वारा जो भी आदेश भूमि के संबंधित होते थे उनका परिपालन करने का काम कौन करता था? पंचकुल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? कि 1857 की क्रांति जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, नसीराबाद जो अजमेर में स्थित छावनी थी उसमें विद्रोह भड़कने का मुख्य कारण क्या था? तो उसमें कारण था अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करना। इसकी वजह से वहां की जो सैनिक है वो विद्रोह के लिए भड़क गई। ये उसका क्या था? कारण था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 की महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। कौन से राज्य में? कोटा में। कोटा में विद्रोह करने वाले निम्न में से कौन से क्रांतिकारी थे? तो कौन था? लाला जयादयाल और कौन था? मेहराब खां। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एक बहुत बार एग्जाम में पूछ जा चुका है कि कोटा में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो लाला जयादयाल और कौन थे? मेहराब खां। कौन से संग्राम में? 1857 की क्रांति के संग्राम में। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीमच जो वर्तमान एमपी में है कि विद्रोह की तिथि थी। नीमच के विद्रोह की तिथि कब थी? तो दोस्तों कब हुआ था? 3 जून 1857। 3 जून 1857 को नीमच नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? कि राजस्थान के राजाओं में वह निम्न में से कौन से राज्य का शासक था जो अपनी सेना लेकर 1857 की क्रांति की सहायता के लिए राज्य से बाहर चला गया था? तो वह कौन से राज्य का शासक था? ये बीकानेर का था। कहाँ का था? बीकानेर राज्य का। अगला क्वेश्चन है कि छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की है। मतलब इनमें से कौन सी सैनिक छावनी है जिसमें 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत कर दी? तो वो कौन है? एरिनपुरा। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा में कब? 21 अगस्त 1857 को एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG के पुत्र को मारकर विद्रोह कर दिया और नारा लगा दिया क्या? कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, कि हम दिल्ली चलेंगे और वहां फिरंगियों को दिल्ली से बाहर उखाड़े फेंकेंगे। यहाँ फिरंगी जो शब्द है वो अंग्रेजों के लिए काम में लिया जाता था और एरिनपुरा के जो सैनिक थे वो दिल्ली के लिए कूच कर गए। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी प्रकार से अगर क्वेश्चनों को व्याख्या से प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में क्रांति का बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों डूंगरजी जवाहर जी, लोहटिया जाट, करना मीणा, उपयुक्त सभी। ये जो सभी लोग हैं 1857 की क्रांति से पहले भी ये लोग क्या करते थे? अंग्रेजों का विरोध करते थे। अंग्रेजों का हमेशा ये विरोध करते थे। तो हम कह सकते हैं कि क्रांति का बिगुल बजाने से पहले ही इन लोगों ने अंग्रेजों की खिलाफत करनी शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम
क्या है, कि राजस्थान का वह कौन है, वह व्यक्ति कौन है जिसको हम द्वितीय भामाशाह के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि एक भामाशाह तो वो था जिसने महाराणा जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे जिनकी मदद करी थी, और एक दूसरा और भामाशाह है जिन्होंने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जी जो है उसको धन देकर उसकी मदद करी थी। तो वह कौन, अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया का संबंध दोस्तों बीकानेर से रहा है, और 1857 की क्रांति में राज्य में होने वाले पहले शहीद जो हैं वो भी कौन थे, अमरचंद बांटिया को ही माना जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति अमरचंद बांटिया जो है ये ग्वालियर एमपी में मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस अपना कारोबार करता था, और वहां उन्होंने क्रांतिकारियों की मददें करी थी। जब लक्ष्मीबाई उनके पास आई और लक्ष्मीबाई को धन की कमी हुई तो उस धन की पूर्ति करने के लिए अमरचंद बांटिया आगे आए, जिनको राज्य का द्वितीय भामाशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना सन 1832 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों की कारण क्या था। इसमें से कौन सा कारण है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल हो गई। तो वह कारण कौन था, वह कारण था स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जो स्थानीय क्रांतिकारी हैं, स्थानीय जो शासक हैं, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। इसकी वजह से अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह क्या थी। क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, और इस स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने क्या किया था, भोजन सामग्री संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी। क्या वितरित करते थे दोस्तों, तो चपाती। क्योंकि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह एक तो क्या था, चपाती थी, और दूसरा क्या था, कमल का फूल था। कमल का फूल और चपाती 1857 की क्रांति के क्या थे, प्रतीक थे। इसी वजह से क्रांतिकारी जो है वो क्रांति को और आगे बढ़ाने के लिए लोगों को बांटते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो गलत है। दोस्तों जयपुर में कर्नल ईडन ने, मेवाड़ में मेजर सावर्स थे, कोटा में मेजर बर्टन थे, लेकिन जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। ये बात गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सही नहीं पूछा गया जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, देखिए क्या है दोस्तों, क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस हैं वो उस समय राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल थे। कौन, पैट्रिक लॉरेंस। मारवाड़ में उस समय कौन थे, जोधपुर यानी मारवाड़ में है, उस समय कौन थे, मॉक मैसन थे, जिनका सर काटकर आहुआ के किले पर टांगा गया। मेवाड़ में मेजर सावर्स थे, कोटा में मेजर बर्टन थे, और जयपुर में कौन थे, कर्नल ईडन जो है ये पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ सही नहीं है, कौन सा है, तो जोधपुर में मैक मॉसन थे, पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस तो उस समय राजस्थान के क्या थे, एजीजी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी, कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी, तो वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का सहयोग ही कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था, कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन था, कोटा, जिसने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करी है। वैसे तो कंपनी सबसे पहले दोस्तों 1803 में भरतपुर राज्य के साथ संधि कर चुकी थी, लेकिन भरतपुर यहाँ ऑप्शन में नहीं है। लेकिन वापसी अविश्वास के कारण कौन सी, भरतपुर वाली जो संधि थी वो क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। वैसे तो 1803 में भरतपुर राज्य के साथ अंग्रेजी कंपनी ने संधि कर ली थी, लेकिन अविश्वास के कारण जो है ये संधि उनकी नहीं चल पाई, क्रियान्वित नहीं हुई। अलवर राज्य ने 14 नवंबर 1803 को करी थी। 14 नवंबर 1803 को कौन से राज्य ने, अलवर राज्य ने संधि करी थी।
रक्षात्मक और आक्रामक संधि कर ली। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण आक्रामक संधि कर ली। ठीक है, और कोटा के महाराज कौन थे उस समय? उम्मेद सिंह थे, जिन्होंने किससे संधि कर ली थी? अंग्रेजों से संधि कर ली। कब करी थी? अगर ये पूछा जाए कि कोटा राज्य ने अंग्रेजों के साथ, कंपनी के साथ संधि कब करी है, तो 1817 ईस्वी में करी है। कब करी है? 1817 में। तो 1803 में भरतपुर, उसके बाद में अलवर। अलवर और भरतपुर दोनों यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ आंसर क्या होगा? कोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के प्रणेता थे। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों राय बहादुर हरविलास शारदा। कौन थे? राय बहादुर हरविलास शारदा जो है, ये शारदा एक्ट के क्या थे? लागू करने वाले, उसके प्रणेता थे। ये कहाँ के निवासी थे? दोस्तों याद रखना, ये अजमेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? राय बहादुर हरविलास शारदा हैं जो अजमेर के निवासी थे, जिन्होंने क्या किया था? क्यों प्रसिद्ध है ये? तो दोस्तों ये बाल विवाह का विरोध किया था इन्होंने। किन्होंने? राय बहादुर हरविलास शारदा ने बाल विवाह का विरोध किया। और क्या किया? 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पारित कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बाल विवाह विरोधी कानून पारित करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो हरविलास शारदा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहाँ के निवासी थे? अजमेर के निवासी हैं। इसलिए उनके नाम के आधार पर इस एक्ट को, इस कानून को क्या कहते हैं? शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए? कि ब्रिटिश काल, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय कौन कौन से सुधार? तो स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और बाल विवाह, सभी पर कार्य किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई? कि राजपूताना की वह कौन सी रियासत है जिसमें आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो वह कौन सी है? जयपुर रियासत है। जयपुर रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई कि इसमें से कौन सा स्थान है जहां राज्य में सबसे पहले सती प्रथा को निषेध किया गया? तो वह कौन सा है? जयपुर। राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जो है वो कौन से राज्य ने किया था? जयपुर राज्य ने किया है। ठीक है, कौन थे? जयपुर राज्य के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय जो है, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का कार्य किया था। ठीक है, ब्रिटिश प्रभाव से दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा जो है वो कहाँ? बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में 1825 में बीकानेर, उसके बाद में अलवर में, ठीक है, उसके बाद भरतपुर में, उसके बाद में डूंगरपुर में इसको कानून बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह है विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। दोस्तों फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। कौन सी रस्म के? गोना। विवाह के बाद, शादी के बाद ससुराल में आने जाने का जो रिश्ता है वो गोने के बाद ही शुरू होता है। इस रस्म में लड़की वाले वर्ग के परिवार वालों को कुछ वस्त्र और क्या देते हैं? नकदी देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? तो रूप कंवर नामक एक प्रसिद्ध घटना शेखावाटी क्षेत्र में हुई है और वो किससे संबंधित है? वो सती हो गई थी दोस्तों। सती प्रथा के अनुसार स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के साथ ही जीवित ही उसके साथ ही सती हो जाती थी, उसको अपना सती प्रथा कहते हैं। ये प्रथा राजपूतों में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। दोस्तों क्या हुआ था कि 4 सितंबर 1987 को, 4 सितंबर 1987 में कहा, ये देवराला जो गांव है, ये देवराला गांव है सीकर जिले में। सीकर में रूप कंवर नाम की एक महिला अपने पति के साथ, मृत पति के साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम था माल सिंह शेखावत। क्या नाम था? माल सिंह शेखावत उनका नाम था। और उनकी मृत्यु के साथ ही उनकी पत्नी उनके साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। ये कांड पूरे भारत भर में प्रसिद्ध रहा क्योंकि ये हाल की घटना थी, सन 1987 की घटना थी। तो रूप कंवर सती कांड पूरे भारत भर में प्रसिद्ध रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? तो उसमें से कौन है जिसने राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? तो वो ऋषिदत्त मेहता थे। ब्यावर अजमेर से इस अखबार का संचालन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? कि राजपूताना का वह कौन सा राज्य का शासक है जिसने अजमेर में लॉर्ड मेयो ने एक दरबार का आयोजन किया था जिसमें उसने भाग नहीं लिया? तो वह कौन से राज्य का था? कोटा का। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो दोस्तों डाकन जो प्रथा है वो मुख्य रूप से भील और मीणा जो है उनमें ये प्रथा अधिकांशतः पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। दोस्तों हम जल्द ही लाइव आने की कोशिश करेंगे। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और लाइव आने के बाद पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आज के दोस्तों सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।